नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नई वीडियो में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर क्या आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है, एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, उसी के बारे में आज हमारी एक वीडियो है। सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन नंबर जो 10 है, ये हमें इस बात से क्लियर कर देता है बिल्कुल साफ साफ कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक एग्रीमेंट कैसे बनता है। एक एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन जाता है, उसके इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं। एक बार बेरेट की रीडिंग लेंगे। ये कहता है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय अ फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। यहाँ पे जितने भी बात करी गई है इसके अंदर कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। बेसिकली यहाँ पर 5 पॉइंट्स क्लियर किए हैं। देखिए, सबसे पहला इसमें जो अंडरलाइन करेंगे आप, अंडरलाइन कर लें इस चीज़ को, फ्री कंसेंट सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा, लॉफुल कंसिडरेशन को। चौथा, लॉफुल ऑब्जेक्ट को। और पांचवा, नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड। ये 5 इंग्रेडिएंट्स हैं इसके बेसिकली, जो कि हमें क्लियर करते हैं कि एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। अब ये सेक्शन देने का बेसिक मकसद क्या हुआ? देखिए, ये जो सेक्शन है ये एक बेसिकली एक क्रक्स है। क्रक्स कैसे है? क्योंकि इसके अंदर जितने भी फर्दर आगे सेक्शंस होंगे वो इसके अंदर कवर होंगे। जैसे कि जो मैंने आपको सबसे पहले लिखवाया था, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट के लिए हमारे पास सेक्शन जो आते हैं, कंसेंट के लिए जो हमको क्लियर करता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें सेक्शन आते हैं 13 से लेकर 18 तक, यानी 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। उसके बाद 19 को छोड़कर 19 और 19A ये इसमें इंक्लूड नहीं होते। उसके बाद 20, 21 एंड 22, यानी कि 13 से 18, 20, 21 और 22, ये हमें क्लियरली बात कर देते हैं फ्री कंसेंट के बारे में। और ये जो पॉइंट है ना फ्री कंसेंट का, ये आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो सेक्शन 10 है ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा आपको कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, लेकिन आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसके अंदर फ्री कंसेंट का रोल कैसे है, फ्री कंसेंट आप कैसे डिफाइन करते हैं। तो कंसेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, उसके लिए हमारे पास ये बहुत ही वास्ट चैप्टर है, ये 13 से लेकर 18, उसके बाद 20, 21 और 22। उसके बाद जो दूसरी बात मैंने आपको बताई, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से लेकर ये सेक्शन क्लियर करते हैं हमारे 11 और 12, 11 और 12, जो कि आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। और उसके बाद जो तीसरी बात करते हैं लॉफुल कंसिडरेशन की, लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये दोनों जो पॉइंट हैं ये हमारे क्लियर करते हैं सेक्शन नंबर 23। और उसके बाद नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड, ये हमारे एक अपने आप में ही एक टर्म है, नॉट टू बी डिक्लेयर टू बी वॉइड, कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। अब आपको ये सेक्शन जो 10 है ये क्लियर हो गया, सेक्शन 10 क्लियर हो गया। इसके साथ साथ आपको इसके 5 इंग्रेडिएंट्स क्लियर हो गए कि एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो जब हम एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ये देखते हैं कि इंग्रेडिएंट्स ये हैं, तो इनके डिटेलिंग समझेंगे अब हम इस वीडियो में। देखिए, इसमें सारे के सारे तो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत ही लेंथी टॉपिक है, लेकिन हाँ, आज से हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम आज सबसे पहले बात करेंगे कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 11 और सेक्शन 12। आगे आने वाली वीडियो जो होगी मेरी, उसमें मैं इनके फर्दर पॉइंट्स को आगे भी डिक्लेयर करूंगा, एक एक वीडियो सेपरेट आएगी, उस बात की आप चिंता ना करें बिल्कुल भी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं वीडियोस इतनी डिटेल में बनाता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लाइक का बटन जरूर दबाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है इसको लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। फ्रेंड, ओके, तो चलिए सेक्शन नंबर 11 की आज हम बात कर रहे हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 10, 11, 12 ये 3 सेक्शन हैं। देखिए, कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर सेक्शन 11 के अंदर हमारे पास 3 पॉइंट हैं। एक बार बेरेट की रीडिंग ले लेते हैं इसकी। ये कहता है हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जब भी एक दो पार्टीज हैं वो एग्रीमेंट कर रही हैं तो उनका एक एग्रीमेंट करने के लिए उनकी कॉम्पिटेंसी क्या है। एक बेसिक माइंड में बात आती है, मान लीजिए आप किसी के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे। इस सबसे पहले तो यही होगा कि आप मेजर होने चाहिए। हर जगह लिखा होता है कि अगर आप 18+ हैं तो ही आप टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कीजिए, अगर आप 18+ हैं तो ही आप इस एग्रीमेंट में एंटर कीजिए। ये जगह जगह लिखा होता है, ये सबने पढ़ा है, लगभग सभी ने देखी है ये बातें। और दूसरी बात, साउंडनेस ऑफ माइंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, उन टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर लिखा होता है, उन कंडीशंस में लिखा होता है ये कि साउंडनेस ऑफ माइंड को लेकर। और साउंडनेस ऑफ माइंड कैसे डिक्लेयर होती है, आप और मैं, हम साउंड माइंड आदमी हैं सब। अनसाउंड माइंड हम किसे कहते हैं? अनसाउंड माइंड उसे कहते हैं जो कि पर्सन एक चीज़ को समझने के लिए कैपेबल नहीं है, यानी कि उसको अगर आप एक बात समझाएंगे तो उसको वो समझ नहीं आएगी, उनको हम अनसाउंड बोलते हैं। इसके लिए हमारे पास सेक्शन 12 है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, इसको ये क्लियर करता है क्लियरली।
और तीसरी बात जो हमारे पास आती है वो है डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। डिसक्वालिफाइड बाय लॉ ये इसका तीसरा इंग्रेडिएंट्स है, ये भी मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास बात आती है एज ऑफ मेजॉरिटी की। कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर एज ऑफ मेजॉरिटी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। इसका रीज़न क्या है कि हर चीज़ के लिए एज ऑफ मेजॉरिटी एक रखी गई है। उसका मतलब उसका एक बेसिक रीज़न ये है एज ऑफ मेजॉरिटी रखने का कि जब भी एक इंसान एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करता है तो ये लॉ प्रिज्यूम करता है कि वो अगर 18 साल का है या 18 साल से ऊपर है तो उसे ये पता है कि वो क्या काम कर रहा है। 18 साल से नीचे है तो उसे नहीं पता कि वो क्या काम कर रहा है। इसको क्यों रखा गया बेसिकली? इसीलिए ताकि एक लॉ के अंदर डेफिनेशन बनी रहे कि 18 साल का लड़का या लड़की एक मेजर हो जाते हैं, अपने आप में समझने के लिए इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कहीं भी काम करने के लिए, और इतनी एजुकेशन भी आ जाती है उनके पास कि उन्हें पता लग जाता है, और इतनी मैच्योरिटी भी आ जाती है 18 साल की उम्र तक कि उसे ये पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए एक एज डिफाइन की गई है एज ऑफ मेजॉरिटी की। इसके लिए जो हमारे पास एक केस है एज ऑफ मेजॉरिटी का, ये बहुत ही बड़ा केस हुआ था 1903 का। 1903 का ये है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का। मोहरी बीबी का केस ये बहुत लोगों ने सुना होगा, आप समझ पा रहा हूँ मैं, आप सब ने सुना ही होगा मोहरी बीबी का केस। लॉ के अंदर मोहरी बीबी केस बहुत ज़्यादा कॉमन है। देखिए इसमें क्या हेल्ड हुआ था कि ये इतना इंपॉर्टेंट केस है मोहरी बीबी का। इसके अंदर ये बेसिक इंग्रेडिएंट ये बताया गया था कि जो हमारा एज ऑफ मेजॉरिटी है, अगर ये 1903 से पहले के अगर कोई एग्रीमेंट थे तो अगर कोई 18 साल से नीचे का भी अगर आदमी कॉन्ट्रैक्ट करता था तो वो वॉइडेबल होता था। तो 1903 के बाद मोहरी बीबी केस के बाद ये हेल्ड हो गया कि जहां वो 18 साल से नीचे है तो वो एग्रीमेंट वॉइड बना दिया गया। समझ पा रहे हैं मेरी बात? 1903 से पहले क्या लॉ था कि अगर मेजर नहीं है तो वो वॉइडेबल था, मतलब पार्टी की डिस्क्रिप्शन थी वॉइडेबल में, ठीक है। और 1903 के बाद क्या हेल्ड किया कि अगर 18 साल से नीचे है तो वो टोटली वॉइड है। वॉइड का मतलब शून्य है, जीरो है, वो उसकी कोई भी लॉ में वैल्यू नहीं है, कोई भी लॉ में उसके लिए स्थान नहीं है, कोई भी उसका स्टैंड नहीं है। ये हुआ हमारा सबसे पहला पॉइंट एज ऑफ मेजॉरिटी का क्लियर। अब हम दूसरी बात करते हैं इफ पार्टी इज इनसेन। इसको लेकर हम आते हैं सेक्शन नंबर 12 पे। सेक्शन नंबर 12 के बाद हम दोबारा जाएंगे सेक्शन नंबर 11 पर। इसको समझने के लिए इंसैनिटी को, इंसेन आदमी को समझने के लिए, पार्टी की इंसैनिटी समझने के लिए हमें सेक्शन 12 समझना पड़ेगा। देखिए सेक्शन नंबर 12 डायरेक्ट में रीड करेंगे, इसको डायरेक्ट रीडिंग से ही हमें क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान पॉइंट है। ये क्या कहते हैं, व्हाट इज अ साउंड माइंड फॉर अ पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, मतलब कि एक साउंड आदमी किसे कहा गया है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ पर ये कहते हैं अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट ही इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट एंड ऑफ फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। यहाँ इस बात से क्या कहते हैं ये कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अनसाउंड माइंड, साउंड माइंड किसे कहते हैं। साउंड पर्सन वो होता है जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते टाइम इतना समझदार होता है, इतना सक्षम होता है वो कि वो समझ पाए कि वो क्या काम कर रहा है, क्या एग्रीमेंट साइन कर रहा है, और वो इस चीज़ को जज कर पाए कि क्या सही है और क्या गलत है। ये हुआ हमारा सेक्शन 12 का पहला पॉइंट क्लियर। अब इसके अंदर दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड। अब यहाँ दूसरी बात क्या कहते हैं कि मान लीजिए कोई इंसान एक ऐसा है जो यूजुअली अनसाउंड माइंड का है, मतलब उसे जैसे कि कह देते हैं दौरे पड़ते हैं एक इंसान को, ये हमारी लोकल लैंग्वेज में कह देते हैं कि एक इंसान ये कभी कभी साउंड माइंड का होता है। जैसे कि आपको पिक्चर याद होगी गजनी, उसके अंदर क्या था, 15 मिनट के लिए उसकी याददाश्त आती थी बस। तो इसके अंदर क्या बोलते हैं, बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड। ओकेजनली साउंड माइंड का हो जाता था, वो समझदार हो जाता था कि उसे पता होता था क्या सही है क्या गलत है, फिर दूसरे ही पल वो भूल जाता था। मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड, कि मतलब जब वो इंसान अपने होशो हवास में है, जब वो समझदार है, जब वो अनसाउंड माइंड का नहीं है, जब वो कैपेबल है ये बात समझने के लिए कि क्या सही है, मैं क्या कागज़ पे साइन कर रहा हूँ, मैं क्या एग्रीमेंट कर रहा हूँ, क्या एक्ट कर रहा हूँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वैलिड हो जाएगा। लेकिन उसका क्या होना चाहिए, उस टाइम पर वो इंसान साउंड माइंड का होना चाहिए। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड।
वही बात दूसरी बात को उल्टे तरीके से कह दिया। यहाँ क्या हो गया, यहाँ इंसान साउंड माइंड का है लेकिन वो कभी कभी ऐसी हरकतें करता है कि जहाँ वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए वो सारा दिन तो ओके रहता है, उसको रात को 10 बजे के बाद वो ऐसी एक्टिविटीज़ करता है जो कि एक अनसाउंड माइंड की लगती हैं, तो वहाँ उस टाइम पे वो एक इंसान एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकता, वो एक वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा। अब हुआ हमारा ये सेकंड पॉइंट क्लियर, जो कि मैंने सेक्शन 11 के अंदर आपको बताया था इंसैनिटी को लेकर। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है डिसक्वालीफाइड बाय लॉ। डिसक्वालीफाइड बाय लॉ का मतलब क्या है, हमारा डिसक्वालीफाइड लॉ का मतलब है कि जो लॉ से, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ से ही डिसक्वालीफाइड है। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा ताकि ये आपको समझ आ जाए। डिसक्वालीफाइड का मतलब ये हुआ बेसिकली एक मेजर, अगर हम आप इसको समझें, इस बात को अगर मैं समझाऊं आपको, कि डिसक्वालीफाइड का मतलब है कि जहां लॉ कहता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप इस एग्रीमेंट के अंदर एंटर नहीं कर सकते, आपके लिए वॉइड है, वो आपके लिए बैन है। जैसे कि क्या होता है कि एक जो जज है और एक लॉ प्रैक्टिशनर है, वो क्या करते हैं, वो कोई भी एक एक्शनेबल क्लेम होगा उसके अंदर अपना क्लेम नहीं ले सकते, उसके अंदर अपने वो परचेजिंग नहीं कर सकते। ठीक है, उसके अंदर वो एक्टिविटी कोई भी नहीं कर सकते। ये हमें क्लियर करता है टीपीए का सेक्शन 136, सेक्शन 136 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, वो हमें इस बात से क्लियर करता है कि जो जज हैं या फिर लीगल प्रैक्टिशनर हैं कोर्ट से रिलेटेड, वो कोई भी एक्शनेबल क्लेम की प्रॉपर्टी जो कोर्ट में चल रही है उसे खरीद नहीं सकते। ओके, अब दूसरी बात, ये आते हैं फॉरेस्ट एक्ट को लेकर। फॉरेस्ट एक्ट को लेकर सेक्शन 75 है, ये हमें क्लियर करता है कि कोई भी ऑफिसर फॉरेस्ट का जो है, वो फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी गुड्स होंगे, या फॉरेस्ट की लैंड है या उसका प्रोड्यूस है या जो भी कुछ है, वो उससे ट्रेड नहीं कर सकता। जो फॉरेस्ट से रिलेटेड ऑफिसर होगा, कोई भी इंसान जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, वो फॉरेस्ट की चीज़ों से कोई भी लिंक नहीं रख सकता, वो उनसे ट्रेड नहीं कर सकता। सेक्शन 75 ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट उन्हें प्रोहिबिट करता है। अब आते हैं हम इसके तीसरे एग्जाम्पल पर डिसक्वालीफाइड बाय लॉ के। ये हमारे कहते हैं पेटेंट एक्ट में। देखिए सेक्शन 75 ऑफ पेटेंट एक्ट, देखिए 75 ही फॉरेस्ट एक्ट का, 75 ही पेटेंट एक्ट का, तो आपको याद करना भी आसान है ये। तो 75 जो पेटेंट एक्ट का है वो ये कहता है कि जो पेटेंट ऑफिसर वहाँ अपने ऑफिस में जो काम कर रहा है, वो कोई भी पेटेंट क्लेम नहीं कर सकता अपने उस ऑफिस से। क्या कहा मैंने, कोई भी पेटेंट ऑफिसर अपने पेटेंट ऑफिस में अब कोई भी दूसरा पेटेंट क्लेम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, उसका रीज़न है, देखिए समझ आता है हमें कि अगर मैं एक पेटेंट ऑफिसर हूँ, मेरा कोई इलीगल पेटेंट अगर मैं क्लेम करना चाहूँ बाय चांस, तो मैं अगर ऑफिसर हूँ वहाँ पे, मेरा ही ऑफिस है, मुझे ही एग्रीमेंट, मुझे ही परमिशन देनी है, तो मैं तो दे दूंगा उसको परमिशन। या अगर कोई मेरा कलीग है, मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा तो वो दे देगा, तो वो क्या होगी, वो एक इलीगल एक्टिविटी हो जाएगी, तो उसको प्रोहिबिट किया गया है। लेकिन हाँ, अगर मुझे कोई पेटेंट चाहिए, मैं ले तो सकता हूँ, मेरा राइट है पेटेंट लेने का, तो मैं क्या करूँगा, कोई दूसरे पेटेंट ऑफिस में अप्लाई कर दूंगा और वहाँ से मैं अपना एक पेटेंट ले लूँगा, क्योंकि वहाँ का मेरा कोई भी लिंक नहीं है, वहाँ एक लीगल प्रोसेस प्रॉपरली चलेगा। तो आई होप गाइज आपको यहाँ से सेक्शन 10 जो मैंने आपको बताया टोटल क्रक्स आपको समझ आ गया होगा। सेक्शन 11 जो कि हमें बताते हैं कि कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, और सेक्शन 12 जो हमारे साउंडनेस ऑफ माइंड से रिलेटेड जो हमारे पॉइंट्स सारे क्लियर करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये तीनों सेक्शन आपको समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।